मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध पर ताप की क्या भूमिका होती है, ये क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं, अगर हम किसी चालक तार का क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो है प्रतिरोध वो बढ़ जाता है। और अगर प्रतिरोध R का मान बढ़ता है तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या बताएंगे, यदि हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तथा क्या होता है कि जो वैद्युत चालकता होती है वो कम हो जाती है। चीज ध्यान रखेंगे ये चीज कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ताप बढ़ाने पर जो चालकता है, वैद्युत चालकता, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, लेकिन जो वैद्युत चालकता होती है वो घट जाती है। अगर मान लेते हैं यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रतिरोध का मान R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रतिरोध का मान RT है, तो एक समीकरण इसमें होता है, फार्मूला मान लिया जाए यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT, तो इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो फार्मूला होता है वो होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ RT क्या है, T डिग्री पर प्रतिरोध का मान है और R0 0 डिग्री पर है। और अल्फा क्या है, अल्फा जो है, यहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अगर अल्फा का मान निकालना हो तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी, R0 इंटू टी, ये होता है। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी। इसका जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आ जाएगा ना कि हमने बताया कि जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन जो वैद्युत चालकता होती है वो घट जाती है। अगर हम यदि 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री पर RT है, एक समीकरण प्राप्त होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, जो RT होता है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान, वो परम ताप के अनुपाती होता है। तथा एक चीज और ध्यान देना, जो RT है वो परम ताप T के अनुपाती भी होता है। ठीक है, तो T डिग्री पर प्रतिरोध का मान है वो परम ताप T के अनुपाती होता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध, किसी शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध तार के परम ताप के लगभग अनुपाती होता है। परम ताप होता है T, ठीक है, उसके क्या होता है, अनुपाती। तो आ जाएगा। इसके बाद इसमें और भी है, वो दिखाएंगे नहीं। क्या होता है, जैसे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता निकालना है
तो मिश्र धातुएं जो होती हैं उनका भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, लेकिन जो मिश्र धातुओं में ये बढ़ने की वृद्धि है वो धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। मिश्र धातुओं में कम होती है, धातुओं में अधिक होती है। मतलब धातु में किसी तार का अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। लेकिन जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें धातुओं की अपेक्षा कम होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जैसे मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम आदि। इन पर जो ताप का प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि ये उच्च गलनांक की धातुएं होती हैं, अगर इन्हें हम गर्म करते हैं तो इनमें ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके कहने का मतलब है इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो लगभग नगण्य होता है। और इसी कारण जो ये मिश्र धातुएं हैं इनके तारों का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध बॉक्स आदि बनाने में किया जाता है। मतलब जो मिश्र धातुओं के तार होते हैं इनका उपयोग प्रमाणिक बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स बनाने में किया जाता है, जो प्रैक्टिकल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो ताप गुणांक होता है वो लगभग नगण्य होता है। अर्धचालक में ऐसे बताया जाए तो अर्धचालक में क्या होता है कि अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो चालकों के विपरीत होती है। ठीक है, अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो चालकों के विपरीत होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी कर्ता द्वारा या किसी मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। पहले वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो क्या बताएंगे कि किसी मशीन या कर्ता द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे W से या U से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, किया गया कार्य ही होता है वही ऊर्जा के बराबर होता है। तो अगर हम मान लें कि माना कोई तार जिसमें I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, अगर हम मान लें कि माना कोई चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा जो स्थापित विभवांतर है वो V वोल्ट। यदि मान लेते हैं कि 30 सेकंड में तार में जो बहने वाला आवेश है वो Q है, तो अगर आवेश Q का मान निकालना चाहें वैद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I T आ जाएगा। ठीक, तो अगर मान लें कि माना कोई तार जिसमें I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है तथा बैटरी द्वारा लगाया गया जो विभवांतर है वो V वोल्ट है, तो क्या करेंगे, तार में बहने वाले आवेश की मात्रा अगर निकालें, अतः तार में बहने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर निकालें, तो वैद्युत धारा की परिभाषा Q बराबर क्या आ जाएगा, I T। 30 सेकंड तक वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I T आ जाएगा। अब जो तार है उसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर रहे हैं। तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं। इस दौरान किया गया कार्य वो हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। तो Q का मान यही है, I T कर देंगे तो आ जाएगा W बराबर V I T। जल्दी बना, ठीक है, ये आ जाएगा W बराबर V I T। ठीक है,
ये फार्मूला आ जाएगा। W का मात्रक होता है जूल। अब क्या करेंगे जाके ये, अब यही जो किया गया कार्य है, यही तार में क्षय होने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, यही किया गया कार्य क्या होता है, क्षय में, किसी तार में क्षय होने वाली ऊर्जा होती है। यहाँ पे लिख देंगे यही कार्य तार में क्षय होने वाली ऊर्जा। ठीक, अगर 1 कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, 1 कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यही जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो अगर ऊष्मा निकाले, ऊष्मा को H से प्रदर्शित करते हैं, हीट होती है। तो H बराबर अगर फार्मूला निकालें तो वो आ जाएगा H बराबर W/4.2। ठीक है, ये कैलोरी में आएगी क्योंकि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल। तो W का मान हमारा क्या है, VI बटे 4.2। फार्मूला ये हो जाएगा, ये भी कैलोरी में हो। अगर हम V बराबर IR रख देते हैं तो आ जाएगा ये फार्मूला क्या, I² RT बटे 4.2। अगर हम क्या करें कि I बराबर R बराबर V/I रख दें तो एक फार्मूला और आ जाएगा, वो आ जाएगा V²T/4.2R। ये आ जाएगा। इस तरीके से ये वैद्युत ऊर्जा के या ऊष्मा के फार्मूले निकाल रहे हैं, जो कि कैलोरी में हम, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर जूल में बदलना हो तो उसमें क्या कर देना, 4.2 का गुणा कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत शक्ति क्या होती है। देखो वैद्युत शक्ति क्या होती है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति क्या होती है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ये हो जाएगी, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक, ये होता है वैद्युत शक्ति का फार्मूला, P बराबर W/T। इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट, और 1 वाट जो होता है वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, 1 वाट कितने बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अगर एक अश्व शक्ति की बात करें, एक हार्स पावर की, वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वैद्युत शक्ति। इसमें भी वैद्युत शक्ति के और अन्य फार्मूले भी निकाले जा सकते हैं। कैसे, अगर हम W बराबर VIT रख दें, W यदि W बराबर क्या रख दें VIT, तो P बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर V बराबर IR रखते हैं तो फार्मूला और आ जाएगा I²R। ठीक, अगर एक और मान रखते हैं तो दूसरा आ जाएगा V²/R। ये सभी फार्मूले आ जाएंगे वैद्युत शक्ति के। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। ठीक है, तो P बराबर VI, I²R, V²R, ये सभी क्या है, वैद्युत शक्ति के फार्मूले हैं। तो
वैद्युत शक्ति सबको समझ में आ गई होगी कि वैद्युत शक्ति क्या है, ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद हम लोग किलोवाट घंटा के बारे में पढ़ें। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा देखो किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। क्या बताएंगे कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति हो। ठीक है, ये होता है 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा। वैसे तो जो किलोवाट घंटा है इसे इंग्लिश में वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, BTU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है कि घरों में जैसे जो बिल निकाला जाता है विद्युत का, बिजली का, वो किलोवाट घंटा में ही निकाला जाता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति हो। ये हो जाएगी 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता कितना है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ठीक, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो गुणा करने में क्या आ जाएगा? 3.6 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, क्योंकि ये वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? जूल आ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6। ये होता है 1 किलोवाट घंटा। अब देखो कि मान लें कि यदि किसी परिपथ में V वोल्ट पर I एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो अगर परिपथ में वैद्युत ऊर्जा निकालना चाहें या यूनिटों की संख्या निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लें यदि वैद्युत परिपथ में परिपथ में 30 सेकेंड में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो वैद्युत ऊर्जा अगर निकालना चाहे या यूनिटों की संख्या, एक ही बात है। ठीक है, यूनिटों की संख्या तो वो क्या होता है? वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे। वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे। ठीक है, तो बटे 1 ये होता है फार्मूला यूनिटों की संख्या निकालने का। या वोल्ट गुणे एम्पियर 1 वाट के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं वाट गुणे घंटे और बटे 1000। ठीक, ये आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा यूनिटों की संख्या का फार्मूला। इस तरीके से 1 किलोवाट घंटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो बाकी जो आगे पढ़ाएंगे हम लोग वो कार्बन प्रतिरोधों के वर्गमूल पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, जितना आज बताया उसको तैयार कर लेंगे, इसके बाद नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ठीक है।